आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। 8वें दिन में एंटर हो गई है ये जंग और इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो इल्लीगल वॉर अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ऊपर छेड़ी है। अब यहाँ से सवाल ये उठ रहा है कि ये जंग आखिर किस तरफ जा रही है? ईरान की तैयारियाँ क्या हैं? और आगे इसमें और किस तरह के हम नए एंगल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं? क्योंकि लगातार बयानात का सिलसिला दोनों तरफ से ही जारी है। जहां एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि आईआरजीसी अपने गार्ड्स डाउन कर दें और सरेंडर कर दें और ईरान के लोगों को वो मुखातिब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो मिनिस्टर हैं आरागची, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जब उनसे ये कहा गया कि अगर बूट्स जो है वो ग्राउंड पे आते हैं, यानी कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो कितना उसके लिए तैयार है ईरान, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम आखिरी गोली तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो ये लड़ाई आखिर किस तरफ जा रही है, जंग किस तरफ जा रही है, ये पूरे क्या पश्चिमी एशिया में फैल चुकी है, जिसका खदशा लगातार दिखाया जा रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी तब्दील हो सकती है? क्या अभी इसे हम मिनी वर्ल्ड वॉर कहें, जिस तरह से ये पूरे वेस्ट एशिया में फैलती हुई नजर आ रही है, फैल गई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हैं, जिनका दशकों का एक्सपीरियंस है इन तमाम इश्यूज पर। कमर आगा साहब जुड़ गए हैं, देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। कमर आगा साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। जी आदाब, नमस्कार। कमर आगा साहब, आप इस जंग को आगे यहाँ से किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं? दोनों तरफ से बयानात हैं। ये भी देखना दिलचस्प है कि ये कहा जा रहा है अमेरिका में जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो सीक्रेट मीटिंग है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब बहुत एमिनेशन बचा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रिटी पिक्चर। और दूसरी तरफ बयानात दिए जा रहे हैं, तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कुर्द जो हैं उनको एक तरह से भड़काया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनको पावर, पैसा, ये सब कुछ एमिनेशन दिया जाए ताकि वो ग्राउंड इन्वेजन करें और एक तरह की सिविल वॉर जैसी स्थिति ईरान में पैदा हो। क्या आप ऐसा कुछ होता हुआ आगे देख रहे हैं? देखिए, क्या होगा फ्यूचर में इसका कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि ईरान के में अभी फिलहाल तो हौसले बुलंद है। उनका कोई डिफेक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, ना पॉलिटिकल लेवल पे, ना उनकी जो सेना है, खासतौर से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कोर गार्ड जो है, आईआरजीसी जिसे कहते हैं, वो भी काफी मोटिवेटेड फोर्स है और रिलीजियसली भी मोटिवेटेड हैं वो लोग। और दूसरी तरफ ये भी है कि जनता में भी काफी नेशनलिज्म नजर आती है, खासतौर से जब से उन्हीं ने उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की जो हत्या हुई उसके बाद से काफी यूनिटी नजर आती है। उन लोगों के सामने ये ईरानी ये कहते हैं पहले तो ईरान बचे, बाद में फिर ये आपस की लड़ाई देखी जाएगी। ईरान में हमने देखा है पहले भी नेशनलिज्म बहुत है। जब भी किसी ने अटैक किया सबने यूनाइट होकर लड़ा है। सद्दाम हुसैन ने जब अटैक किया था 1980 में, तो 8 साल तक जंग चली थी और उस समय ईरान के पास कोई आर्मी भी नहीं थी। जो शाह ऑफ ईरान की आर्मी थी, इमाम खुमैनी ने आने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया था, जो लीडर ऑफ रेवोल्यूशन थे। तो आर्मी भी नहीं थी, मगर इन लोगों ने सबको आपस में जोड़ के लड़ाई लड़ी, वहीं पे ट्रेनिंग ली। बहुत लोग मरे, 1 मिलियन, मरने वालों में ज्यादातर ईरानी थे। मगर सद्दाम हुसैन की बाद में हार हुई, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा उनके फोर्सेस का। तो इस तरह की मिसालें हैं उनके यहाँ ईरान में लड़ाई लड़ने की। अकेला देश है पर्शियन, और काफी उनको नाज है अपनी पुरानी सिविलाइजेशन पे, सभ्यता पे। तो आसानी से मुझे नहीं लगता कि वो सरेंडर करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत शक्तिशाली देश है। इजराइल के पास भी काफी शक्ति है, न केवल इजराइल, और ये दोनों, इजराइल तो नेटो और अमेरिका की सपोर्ट भी उसको हासिल है काफी का। अब देखना ये है ये कितनी क्षति इजराइल को पहुंचाने में कामयाब होते हैं और कितना अमेरिका को। अमेरिका के अंदर तो ये नहीं जा सकते, बहुत दूर है, लेकिन ये कि उनका कहना ये कि यहाँ आसपास जो बेसिस हैं अमेरिकन के, हम उस पर लगातार अटैक ये कर भी रहे हैं और कह रहे हैं हम आगे भी करेंगे। और
दूसरी बात ये कि तेल की सप्लाई भी डिसरप्ट है। इन्हीं ने जब से अनाउंस किया है इसको गल्फ ऑफ हुर्मुज को बंद करने की बात की है, तब से शिप ही नहीं आ रहे वहां के ऊपर। उनको डर लग रहा है। कमर्शियल शिपिंग बिल्कुल सस्पेंड पड़ी हुई है, रुकी हुई है वहां पे उस एरिया में। और शिपिंग के जो इंश्योरेंस है वो बहुत बढ़ गया है और कोई शिप आने पे भी नहीं तैयार, जिससे तेल की सप्लाई पे असर पड़ रहा है। और अब ये देखना ही है कि कितने वक्त तक ये ईरानी लड़ते हैं। मैं देखता हूँ जब तक IRGC है तब तक मुश्किल है इनकी हार होनी। और दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन ने आज एक न्यूक्लियर मिसाइल भी अपना टेस्ट किया। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है जिसमें वो लगा सकते हैं न्यूक्लियर वारहेड के बगैर टेस्ट हुआ है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि हमने ये टेस्ट किया है न्यूक्लियर मिसाइल। उसका नाम भी दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, नंबर है कुछ। उन्हीं ने तो अमेरिका ने ये कहा है कि हम रेडीनेस की वजह से हम टाइम टू टाइम टेस्ट करते हैं, मगर समय ऐसा है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इशू करता है कि अमेरिका एक लिमिट तक अपना लॉसेस को बर्दाश्त करेगा, वो न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ सकता है। इजराइल के पास भी बहुत न्यूक्लियर वेपन है, क्या वो करेंगे इस्तेमाल? उनकी पूरी कोशिश है कि अमेरिका करे, इजराइल चाहता है न कि वो। और जरूरत पड़ी तो ये दोनों कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल कौन करेगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये कि अभी वो स्थिति दूर है। क्या आपको लग रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि ये सब देखते हुए जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, जिसका जिक्र अभी आपने किया, न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट का, डिमोना जो इजराइल की जो न्यूक्लियर साइट है, क्या आपको लग रहा है कि वहां पर ईरान भी अटैक कर सकता है? पिछली बार की 12 दिन की जंग में भी क्लेम किए गए थे, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई थी ये हमें नहीं पता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही हम ये देख सकते हैं कि इजराइल से तो खैर किसी तरह की कोई खबरें आती ही नहीं है सामने। वहां पर इस तरह का पूरा सैंक्शन जो है एक तरह से लगाए हुए हैं, लोग अब वीडियो बनाकर भी नहीं बाहर दे सकते हैं, तो वहां कितना बड़ा नुकसान, कितना भारी नुकसान ईरान पहुंचा रहा है, वो बहुत कम इंफॉर्मेशन दुनिया को पता चल पाती है, लेकिन ईरान की सबको पता चल पा रही है अलग अलग तरीकों से। तो क्या आपको लग रहा है ईरान की ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि इजराइल को वो सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही है। मुझे नहीं लगता कि ये दमोना में अभी अटैक करेंगे। आसपास डाल सकते हैं दिखाने के लिए, कहने के लिए कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम हिट कर सकते हैं। ऐसे कि वो रेड लाइन होगा इजराइल के लिए, इसलिए कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास तो है नहीं। और इजरायली गवर्नमेंट जो है समय जिस तरीके से जेनोसाइड उन्होंने गाजा में किया, या जिस तरीके से ईरान के अंदर स्कूलों पे और अस्पतालों पे बॉम्बिंग हो रही है, तो उनको कोई जरा भी अफसोस नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन के यूज करने से। दूसरी बात ये भी है कि ईरान को लगता तो ये है कि काफी क्षति पहुंची है, इनके जो मिसाइल्स हैं, खासतौर से हाइपरसोनिक मिसाइल या ब्लास्टिक मिसाइल्स वगैरह जो हैं, वो काफी एक्यूरेट नजर आते हैं। जो इजराइल से खबरें जिस तरह की आ रही हैं, छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हीं ने पहले भी छिपाया था और अब की भी कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन यह है कि धीरे धीरे सोशल मीडिया में आने लगता है लीक इंफॉर्मेशन, जगहों की नहीं आ रही है, मगर ये कि लोग इजरायली बता रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान हो रहा है। और फॉरेन मीडिया ने भी लिखा है कि काफी इनको नुकसान पहुंच चुका है इजराइल को। इजराइल भी एक रेड लाइन बनाएगा कि कहाँ तक वो बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो वक्त बताएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो इजराइल फिर सीज फायर के लिए बात करे, अगर ज्यादा क्षति पहुंचती है, जैसे पिछली दफे हुआ था जब इजराइल का बहुत नुकसान हुआ था, तो दे आस्क अमेरिकन टू इंटरवीन, और अमेरिका ने फिर इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे वो किए, अटैक किया ईरान के, और उसके बाद सीज फायर डिक्लेयर हो गया। तो दोनों ऑप्शन है, देखिए क्या होता है, किस तरह होता है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल किसी भी शर्त में अब कंप्रोमाइज के मूड में है। खासतौर से वहाँ के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका बहुत बड़ा स्टेक इसमें
इन्वॉल्व हो चुका है वॉर में, वो अपनी हार आसानी नहीं मानेंगे। लेकिन सेम आपको नहीं लग रहा कमर आगा साहब कि ईरान भी बिल्कुल भी किसी तरह के नेगोशिएशन, किसी तरह से भी अपने गार्ड्स डाउन करने के मूड में नहीं है? उन्होंने भी ये कहा है कि ये दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब आप बार-बार धमकियां दे रहे हैं, हमारे पर पहले से इतने सैंक्शन लगे हैं, पिछले दिन की 12 दिन की वॉर, फिर उसके बाद इसी तरह के आपकी धमकियां देना और फिर से धोखे से हमला कर देना, आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत और तमाम जो टॉप लीडरशिप है उसका चला जाना, फिर भी उठ खड़ा हुआ ईरान और कुछ ही घंटों में उसने हमला किया। तो ईरान का भी आपको यही मूड नहीं लग रहा कि इस बार आर या पार, जिस तरह के बयान भी हैं और जिस तरह की तैयारियां भी हैं, ये कहा जा रहा है कि हम तो इसके लिए पिछले 47 साल से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और 20 साल से हमें इंतजार था इसका। देखिए, ईरान ने बहुत अच्छे प्रपोजल्स दिए हैं, जिसकी तारीफ ईरान अमेरिका के जो पीस नेगोशिएटर थे उन्हीं ने तारीफ भी की थी, जिसमें उन्हीं ने कहा था कि वर्चुअली कि वो इतना कम इनरिचमेंट कर देंगे न्यूक्लियर का, यूरेनियम का, कि जिससे बम कभी बनेगा ही नहीं। दूसरी बात ये भी है बुशरा के ईरान जो है ये NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पे उसकी दस्तखत है, स्ट्रक्चर उसने की है कि वो वेपन नहीं बनाएगा, इसके मतलब। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो IAEA का उसके जो प्रोग्राम है उसके अंडर में है, वहाँ पे उनके कैमरे भी लगे हुए हैं, बीच बीच में बंद भी हुए हैं। जब लड़ाइयाँ बढ़ी हैं तो उन्हीं ने रोका भी है उनको। लेकिन ये है कि फिलहाल अगर अमेरिकन राजी होते हैं उन प्रपोजल पे, तो मैं समझता हूँ कि बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। वॉर अमेरिकन ने शुरू की है, प्रपोजल्स उनके पास ईरान के हैं, और फिर उसके अलावा ये कि अगर वो चाहेंगे अमेरिकन और वो सीजफायर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ईरान राजी हो सकता है। अब कहाँ तक अमेरिका राजी होगा, या इसलिए कि अमेरिका के अभी तक तो कोई गोल पूरा हुआ नहीं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वॉर किसी ऑब्जेक्टिव के तहत लड़ी जाती है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्हीं ने तो ये सोचा है कि वो ईरान की टॉप लीडरशिप जो बहुत हार्ड लाइनर है, पहले उसको खत्म कर दो, फिर उसके बाद जो लिबरल्स बचेंगे इसी रिजीम के, उनसे उनकी मदद से उनसे अमेरिका डील कर लेगा और वो अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये उनका प्लान है। तो ये तो अभी तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। वो पूरी रिजीम बदलने के पक्ष में नहीं। मैं बहुत समय से ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान में रिजीम बदले और डेमोक्रेसी आ जाए। इसी के डेमोक्रेटिक रिजीम से अमेरिका के लिए लड़ना मुश्किल होगा, और डेमोक्रेटिक रिजीम जो भी होगी वो बहुत नेशनलिस्ट होगी, वो भी अमेरिका से डील नहीं करेगी। तो इसलिए वो चाहते ये हैं कि इसी रिजीम में बदलाव आ जाए, जो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता। उनके ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हुए। इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो तो चाहते हैं कि ईरान को डिसमेंटल कर दे, तोड़ दें। वो बात कर रहे हैं यहाँ तक कि जो वहाँ पे बलोच हैं उनको बलूचिस्तान पाकिस्तान का उससे जोड़ दो, जो कुर्द पॉपुलेशन है ईरान के अंदर उसको कुर्दिश रीजन से जोड़ दो इराक की। फिर उसके अलावा जो अज़रीज हैं वहाँ ईरान में उस पार्ट को अजरबैजान से जोड़ दो। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। कब तक पता नहीं क्या चाहते हैं। तो उनका कोई ऑब्जेक्टिव अभी तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि 6 दिन हो रहे हैं इस वार को। अब ये देखना ये है कि कितना आगे तक चलती है। जी, क्या आपको ये लग रहा है कि इस सब के दौरान ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक जो हैं तमाम मिडल ईस्ट में जो अड्डे बने हुए हैं वहां से भाग रहे हैं? इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें ईरान की तरफ से कही गई हैं कि वो छोड़कर भाग रहे हैं। क्या जो हेजेमनी है अमेरिका की इस पूरे मिडल ईस्ट में, क्या ईरान उसको इन 6 से 7 दिनों में, क्या आपको लग रहा है उसको खत्म करने में, कमजोर करने में उसको कामयाब रहा है? क्या इन मिडल ईस्ट कंट्रीज को रियलाइजेशन, क्या आपको लग रहा है कि हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने, खासतौर पे अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया है इसमें, और जब मुश्किल घड़ी आई तो हमें छोड़कर भाग गए और सिर्फ इजराइल को बचा रहे हैं? देखिए, रिपोर्ट्स तो ये है कि ये सोल्जर्स को उन्हीं ने अमेरिकन ने विड्रॉ कर लिया है, और जो इनका वहां पे
अरमडा था, उसके अंदर ये लोग हैं फिलहाल, और इनको फिलहाल वहां से विड्रॉ कर लिया। उनको डर लग रहा था कि जब ईरान ने वहां पे शेलिंग शुरू की, उससे उसी वक्त से, उससे बल्कि थोड़ा पहले ही इनको हटा दिया गया, जिसकी वजह से अरब लोग बहुत नाराज हैं, अरब गवर्नमेंट्स। उनका कहना ये है कि हमने ये बेस बनाया था, अमेरिकन को रखा था कि जब हमारे पर वक्त पड़ेगा, ईरान का अटैक होगा तो हमको डिफेंड करेंगे, मगर जब बुरा वक्त आया तो ये मुल्क छोड़ के चले गए, भाग गए। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। और ये भी है कि ये सही बात है कि अमेरिका ने कि इस बेस बनवाने में अरबों का बहुत पैसा खर्चा हुआ। इनके सोल्जर जो डिप्लॉय थे, उनके जो कुछ भी एक्सपेंडिचर है वो सब लोकल कंट्रीज करते हैं। अरब देशों के पास सेना नहीं है, फौज नहीं है, फाइटिंग फोर्स नहीं है। वो जो है जब भी होता है वो बात करते हैं, हमेशा उनको प्रोटेक्शन जो है, रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, वही इनको प्रोटेक्ट करती है। इन देशों का एक एग्रीमेंट है, ऑयल फॉर सिक्योरिटी। इस एग्रीमेंट के तहत वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका को ये सस्ता तेल देते हैं, उसके बजाय अमेरिका इनका प्रोटेक्शन करता है। ये एग्रीमेंट बहुत समय से चल रहा है वहां के ऊपर, और इसी को देखते हुए ये बेसिस भी बनाए थे। अरब देशों को डर लगता था कि अगर वो बनाएंगे, आर्मी बनाते हैं, स्ट्रांग आर्मी बनाते हैं, तो कहीं कू करके स्वयं आर्मी ना सत्ता में आ जाए, जैसे कि इजिप्ट में हुआ, इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, लीबिया में हुआ, और बहुत से और देशों में भी हुआ। तो वो अल्जीरिया में भी हुआ, कई देश हैं ये बड़ी एग्जाम्पल है जहाँ पे। तो इस डर की वजह से इन वहाँ के जो जितने भी मोनार्कीज हैं, बादशाह हैं, इन लोगों ने सेना का गठन नहीं किया। जो सेना है उसके पास बहुत ज्यादा न तो असलहे हैं, न बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है। एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जो इसमें से ट्रेन किया गया है, जिसका इस्तेमाल ये टाइम टू टाइम करते हैं दिखाने के लिए। जी। खमरावा साहब, 1-2 और सवाल मेरे, मुझे पता है आपको आपको जाना है, तो लास्ट मेरे 2 क्वेश्चन्स। एक तो ये कि एक लड़ाई लड़ी जा रही है, हथियारों से लड़ी जा रही है, बॉम्ब से लड़ी जा रही है, मिसाइल से लड़ी जा रही है, और दूसरी है ज़हनी तौर पर। ईरान को हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने अपने लोगों को जिस तरह से तैयार किया है, ख़ास तौर पर इस शहादत के बाद, लोग पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट हो गए हैं। जो इख्तिलाफ़ात थे, वो भी दूर करके अब ये बात उनकी कंट्री की आ गई है, उनके देश की आ गई। उनको लगता है कि वो देश रहेगा तभी तो वो रहेंगे। एक तरफ आप ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स क्या इज़राइल और अमेरिका में तो बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिल रहे, क्या इज़राइल में इस तरह के कोई सेंटिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं? और दूसरा, जब ईरान ने तो देखा है, जब ईरान और इराक की वॉर का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए थे, तो ईरान ने वो देखा है और उससे अपने आप को उभारा है और अपने आप को ताकतवर बनाया है। अमेरिका और इज़राइल क्या इस तरह की बॉडीज जब उनकी यहाँ जानी पहुंचेंगी, चाहे फौजियों की हों, चाहे कैजुअलिटीज हों, क्या आपको लग रहा है कि वो ये भार सहन कर पाएंगे? और क्या उसके बाद स्थितियां बदल सकती हैं? और क्या वो नेगोशिएशन के लिए और ज्यादा बेचैन बेकरार हो सकते हैं? क्योंकि हिंट्स तो ड्रॉप किए जा रहे हैं अभी भी। देखिए, इजराइल का जहां तक सवाल है, इजराइल की जनता अभी फिलहाल तो अपनी सरकार को सपोर्ट कर रही है वॉर में। हाँ, कब तक करेगी ये कहना मुश्किल है। अगर ज्यादा उनको नुकसान पहुंचता है या बहुत ज्यादा उनकी मौतें होती हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां पे भी अपोजिशन शुरू हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अपोजिशन देखने को भी मिला है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की जनता की सेना पहले भी लड़ने पे तैयार नहीं थी। उसमें काफी फटीग नजर आता है। उनका कहना ये, उनके बहुत से रिटायर्ड जनरल और दूसरे जनरल्स ने भी आके कहा है कि वो इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ी, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं, हजारों लोग जख्मी हैं, और फिर उसके अलावा ये भी है ट्रॉमेटाइज्ड हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, और वो भी नहीं चाहते। इसीलिए अमेरिका की पूरी कोशिश ये है कि बॉम्बिंग करते रहो, इतना एयर पावर का इस्तेमाल करो, और बिल्कुल, वो तो ट्रम्प साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि हम बिल्कुल फ्लैटन कर देंगे ईरान पे, यानी सारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक असेट्स और मिलिट्री असेट्स सबको वो ध्वस्त कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और हम ईरान मजबूर हो जाएगा बातचीत करने में। क्या होगा बुशरा, ये तो अभी कहना
अब मुश्किल है, हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद। वन लास्ट क्वेश्चन, ईरान की ताकत आप क्या देखते हैं? ईरान का ये क्लेम है हमारे पास तो मिसाइल के पूरे पूरे शहर हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं और बहुत सस्ते हम बनाते हैं। जिस तरह से वो लगातार अटैक कर रहे हैं, खुर्रमशेर से लेकर और दूसरी मिसाइल कल जिस तरह से उन्होंने इजराइल के ऊपर मारी है, ये ताकत है। इसके अलावा भी आप कोई और स्ट्रैटेजी भी ईरान की देखते हैं? ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि हम लड़ेंगे, हम रेसिस्टेंस वो कहते हैं कि ये हमारी वॉर ऑफ रेसिस्टेंस है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे पास वेपन्स हैं, अभी उनके पास काफी वेपन है, उसका मुजाहरा भी उन्हीं ने किया, दिखाया भी है, और वो कहते हैं कि लड़ेंगे। डर इस बात का है कि अगर ज्यादा नुकसान पहुंचा तो कहीं ये वॉर न्यूक्लियर में ना बदल जाए, इस बात का। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि हम अपने सोल्जर्स भी भेजेंगे, अगर वो गए तो और एक नया टर्न हो जाएगा। इसलिए हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, 2-4 दिन में पता चलेगा कि ये वार किस तरफ जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया बुशरा। कमर आगा साहब, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप शुक्रिया। तमाम लोगों का भी। नमस्कार, आदाब।